हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? ऑप्शन है टोडा जनजाति, खासी जनजाति, भील जनजाति या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर क्या होगा। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें जो सबसे छोटी पुत्री है उसको धन संपत्ति का अधिकार मिलता है? टोडा, खासी, भील और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खासी जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एंड खासी जनजाति में कौन सा विवाह का स्वरूप पाया जाता है? सेवा विवाह। ठीक है, सेवा विवाह वहां देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, आर्ष विवाह या फिर राक्षस विवाह। क्या हो जाएगा? पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, आर्ष विवाह या फिर राक्षस विवाह। बताइए यहाँ पर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राक्षस विवाह। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चूंकि युद्ध से संबंधित जो क्षत्रिय होती है, क्षत्रिय जाति होती है, वो संबंधित थी। ठीक है, क्षत्रिय युद्ध से संबंधित थे और इस वजह से जो राक्षस विवाह है उसको क्षत्रिय विवाह भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि उनका क्षत्रिय का जो युद्ध है उनसे संबंध था और इस वजह से उसे क्षत्रिय विवाह भी कहा जाता है। अपहरण द्वारा जो विवाह होता है उसको राक्षस विवाह कहा गया है। नेक्स्ट है, विवाह के माध्यम से श्रेष्ठतर परिवार में कन्या देने की इच्छा का सृजन करने वाली विवाह जन्य संबंध की जो प्रथा है उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? ठीक है, विवाह के माध्यम से श्रेष्ठतर परिवार में कन्या देने की इच्छा का सृजन करने वाली विवाह जन संबंध की जो प्रथा है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस में है अंतर विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह या फिर बहिर्विवाह। बताइए यहाँ पर। क्वेश्चन अच्छा है। क्या होगा यहाँ पर? अनुलोम विवाह होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, लड़का उच्च जाति का होता है और लड़की जब निम्न जाति की होती है तो उसके बीच में जब विवाह होता है, उनके बीच में जब शादी होती है, ठीक है, तो वो विवाह कैसा कहलाता है? अनुलोम विवाह कहलाता है। और इसके ठीक विपरीत प्रतिलोम विवाह में देखने को मिलता है, लड़की उच्च जाति की होती है और लड़का जो होता है वो निम्न जाति का। ठीक है, तो किसी ने पूछा था अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या होता है, तो आप लोग देख लीजिए। लड़का जब उच्च जाति का होगा और लड़की जब निम्न जाति की होगी, जब इनके बीच में जो शादी होती है, विवाह होता है, तो वो विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। और ठीक इसके विपरीत लड़की उच्च जाति की होती है और लड़का निम्न जाति को का होता है, तो जब उनके बीच में जो विवाह होता है वह विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने न्यायस्थिता परिवार की चर्चा की है? न्यायस्थिता परिवार की बात किसने की है? ऑप्शंस में जिमरमैन, मर्डॉक, लेस्ली, महात्मा गांधी जी हैं। बताइए क्या हो जाएगा। न्यासिता परिवार की जो बात है वो किसने की है? जिमरमैन ने की है, मर्डॉक ने की है, लेस्ली ने की है या फिर महात्मा गांधी जी ने की है? क्या होगा? फोर्थ का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
एंड प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा विवाह और परिवार के दोनों अलग अलग, एक में दोनों में एक ही में वीडियो है, ठीक है। परिवार, विवाह और नातेदारी से रिलेटेड ये आपके पर्टिकुलर नेट एग्जाम से रिलेटेड थी। एंड इसके अलावा परिवार पर अलग वीडियो है और विवाह पर भी एक अलग वीडियो बनाई गई है। इसमें जो समाजशास्त्री हैं उनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट बातें कही गई हैं, जो फैक्ट्स है मैरिज एंड फैमिली से रिलेटेड, उनको उन वीडियो में कवर कराया गया है। तो जितने भी लोग नए हैं या जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो, तो वहां पर चैनल पर जाकर सर्च करके देख लीजिएगा। चूंकि वीडियो एक है तो इस वजह से उसका फोल्डर नहीं बनाया गया है। जिस दिन भी टाइम मिलेगा तो जो कुछ एक जो वीडियोस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो उनको एक फोल्डर में कवर कर दिया जाएगा, मतलब कि उसके अंदर कर दिया जाएगा सारी वीडियोस को जो कि इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को कम्युनिटी पे वो पोस्ट कर दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो न्यासिता परिवार है उसकी चर्चा किसने की है? क्या होगा? जिमरमैन होगा। ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। पहला बताया था न्यासिता परिवार, दूसरा बताया था अति लघु परिवार और जो तीसरा परिवार बताया था वो घरेलू परिवार बताया था, ठीक है। तो पहला हो जाएगा न्यासिता परिवार, दूसरा हो जाएगा अति लघु परिवार और जो तीसरा परिवार है वो घरेलू परिवार हो जाएगा। और मर्डॉक है, इन्होंने 2 परिवार के प्रकार बताए थे, एक स्वतंत्र नाभिक परिवार बताया था और दूसरा मिश्रित परिवार बताया था। याद रखिएगा, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार मर्डॉक ने बताया और दूसरा परिवार मिश्रित परिवार बताया। वार्नर का आप लोगों को पता ही है, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार, 2 तरह के परिवार की बात की है, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार, ठीक है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। जिमरमैन ने 3 प्रकार बताए हैं परिवार के, न्यासिता परिवार, अति लघु या अणुवादी परिवार भी बोला जाता है और फिर घरेलू परिवार, डोमेस्टिक फैमिली, ठीक है। तो ये 3 टाइप जिमरमैन ने बताए हैं। नेक्स्ट है, स्त्रीकरण व्यवस्था सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है, निम्न में से किसने कहा है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, टॉलकट पार्सन्स, मेलविन ट्यूमेन, माइकल यंग। स्त्रीकरण व्यवस्था सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है, ये किसने कहा है? किंग्सले डेविस, पार्सन्स, ट्यूमेन, माइकल यंग ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? टॉलकट पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से समझने से पहले विभेदीकरण क्या होता है उसको जान लेते हैं। आप लोगों को कई बार बताया भी जा चुका है एंड ये वीडियो इस टॉपिक पर बन भी चुकी है, आप लोगों की क्लास ली जा चुकी है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण, ठीक है, वहां से देख लीजिएगा जिन्होंने भी नहीं देखा है। इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है उनके साथ ही ये कॉन्सेप्ट को भी पूरा कवर कराया गया है, तो वहां से देख लीजिएगा। सामाजिक विभेदीकरण जो होता है वो है क्या? तो कुछ समान विशेषताएं होती हैं, ठीक है। कुछ समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों को अलग अलग किया जाता है। ऐसे समझिए, कुछ समान विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को के आधार पर लोगों को अलग अलग समूहों में विभक्त किया जाता है। जैसे आप मंदिर में देख सकते हैं, मेल फीमेल जितने भी मेल होते हैं उनकी एक लाइन होती है, फीमेल की सारी एक लाइन होती है, ठीक है। तो कुछ समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग इनको किया जाता है और इसमें जो असमानता होती है, ठीक है, इसमें भी असमानता होती है और जो सामाजिक स्त्रीकरण है उसमें भी होती है, ठीक है। सामाजिक स्त्रीकरण क्या है? व्यक्तियों को योग्यता, कार्य के आधार पर अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है, यही क्या है? सामाजिक स्त्रीकरण है। अब यहाँ पर अंतर है दोनों में, ठीक है, दोनों में असमानता है, लेकिन यहाँ पर जब विभेदीकरण में जो असमानता अंतर है, लेकिन जब इसमें जो अंतर है, असमानता है, उसमें जब ऊंच नीच की भावना जुड़ जाती है तो वहां पर क्या हो जाता है? वो स्ट्रैटिफिकेशन कहलाने लगता है। जैसे कि मंदिर पुरुष का मानना
कि वो स्त्री की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है और स्त्री को निम्न मानना, तो यहाँ पर क्या है, ये जो ऊंच नीच की भावना है ये ही क्या कहलाएगी, स्ट्रैटिफिकेशन कहलाएगी। और पार्सन्स ने क्या कहा है स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, ये सोशल सिस्टम में बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्च नीच क्रम में, उच्च नीच या उच्च निम्न क्रम में जो विभाजन है वो ही क्या कहलाता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। ये याद रखिएगा, सोशल सिस्टम में इन्होंने बताया है, स्ट्रैटिफिकेशन की बात की, सामाजिक व्यवस्था में की थी, सामाजिक व्यवस्था इनका कॉन्सेप्ट रहा है, थ्योरी रही है, ठीक है। पार्सन्स की फंक्शनलिज्म की भी थ्योरी इन्होंने दी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थी जिनके ऊपर इन्होंने बात की है काफी। सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्च निम्न क्रम में विभाजन ही सामाजिक स्त्रीकरण कहलाते हैं, किसका कहना है, पार्सन्स का कहना है। एंड इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, पुस्तक है व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस। अब ये पुस्तक किसकी है, ऑप्शन है जॉन एच गोल्डथ्रोथ, विलियम फूड वाइट, सी राइट मिल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। पुस्तक का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है, व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस, व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस है। एंड ऑप्शंस में है जॉन एच गोल्डथ्रोथ, विलियम फूड वाइट, सी राइट मिल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, किसकी है ये बुक, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट मिल्स। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट मिल्स का यांकी सिटी पर अध्ययन रहा है और पावर एलिट में जो शक्ति अभिजन है उसमें 3 तरह की शक्तियों की बात करते हैं ये। पहली जो आर्थिक शक्ति है, इकोनॉमिक पावर की बात करते हैं, सेकंड नंबर पर पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं और फिर मिलिट्री पावर की भी बात करते हैं। यानी आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति की बात किसने की है, सी राइट मिल्स ने की है, ये याद रखिएगा। फील्ड वर्क से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है, मैचिंग में या फिर डायरेक्टली पूछते हैं, ज्यादातर मैचिंग में पूछा जाता है। एंड फील्ड वर्क से भी रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है क्षेत्रीय अध्ययन से संबंधित, तो वहां से उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सी राइट मिल्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, मिल्स ने समाज में जो शक्ति होती है, ठीक है, समाज का जो केंद्र बिंदु है वो शक्ति को ही माना है। और ये जो पावर है, ठीक है, ये क्या कहते हैं, मिल्स जो पावर है, शक्ति है, ये अलग अलग समय में अलग अलग समाजों में इसका जो स्वरूप है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। यानी कि एक समाज में शक्ति का स्वरूप क्या है, किसी एक समय में शक्ति का स्वरूप क्या है, दूसरे समय या दूसरे समाज में क्या है, इसका स्वरूप क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा इनकी जो बुक है व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस के अलावा पावर एलिट का भी इन्होंने जो बुक है वो भी दी हुई है, पावर एलिट नाम से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी एक बुक है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन सी राइट मिल्स की है बुक। एंड ये भी कई बार आपके पेपर में पूछी जा चुकी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, धनी और गरीब के बीच संघर्ष को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है। गरीब और जो धनी है इनके बीच में जो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शंस हैं जाति संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष या फिर वैयक्तिक संघर्ष। क्या हो जाएगा, जाति संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष, वैयक्तिक संघर्ष ऑप्शंस में है। क्या होगा यहाँ पर, वर्ग संघर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात कार्ल मार्क्स ने भी की हुई है, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की हुई है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इस पर। और कार्ल मार्क्स ने जैसे कि समाज में 2 तरह की संरचना की बात की थी कि संरचना के 2 प्रकार होते हैं, एक अधोसंरचना और दूसरी अधिसंरचना। अधोसंरचना में भी उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के संबंधों को रखते हैं, ठीक। जो अधिसंरचना है उसमें वे राजनीतिक, संस्कृति, जो सामाजिक है, धार्मिक है, मनोरंजन संबंधी जो व्यवस्था है, इन सभी को इसमें अधिसंरचना में रखते हैं। और इनका ये भी कहना था कि जो अधोसंरचना है,
ठीक है, यही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। और इसके अलावा इन्होंने जो श्रमिक है, श्रमिक के भी दो वर्ग बताए थे श्रमिक वर्ग में, एक था स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग। अब इसे समझिए, जब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो पूंजीपति है वो श्रमिकों का शोषण करता है, क्योंकि पूंजीपति का सभी के जो उत्पादन के साधन हैं उन पर नियंत्रण होता है। ठीक है, सब साधन पद्धतियां उनके हाथ में है। ठीक है, पूंजी पर भी उनका कंट्रोल है और श्रमिक के पास उसके श्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो पूंजीपति इस बात का फायदा उठाता है एंड जितना उसको उसका जो मेहनत होता है, मेहनत के अनुसार जो सैलरी देनी चाहिए, दिहाड़ी, ठीक है, मजदूरी, वो भी नहीं देता है। यहाँ तक कि जो सरप्लस वैल्यू है, अतिरिक्त मूल्य है, उसको भी वो अपने पास ही रखता है। एंड धीरे धीरे जब श्रमिक वर्ग को यह पता चलता है कि ये चेतना आती है कि नहीं, श्रमिक जो पूंजीपति वो उसका शोषण कर रहा है एंड इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, तो पहले जो श्रमिकों का स्वयं में वर्ग था, चेतना के बाद स्वयं के लिए वो वर्ग बनाते हैं। ठीक है, और ये वर्ग ही पूंजीपति के विरुद्ध लड़ता है, आवाज उठाता है, क्रांति करता है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं जब ये वर्ग संघर्ष होगा, क्रांति होगी, तो उसके बाद एक ऐसा समाज आएगा जिसको वे समाजवाद का नाम देते हैं। और इस समाजवाद में क्या होंगे, सब समानता होगी, ऊंच नीच की जो असमानता थी उसका अंत हो जाएगा, कोई वर्ग व्यवस्था नहीं होगी, ना पूंजीपति होगा ना श्रमिक वर्ग होगा, कोई वर्ग व्यवस्था नहीं होगी, समानता होगी, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। तो इस समाज की, ये समाजवाद की ये कल्पना करते हैं कि क्रांति के बाद ऐसा समाज होगा। एंड प्लेलिस्ट में तो जितना याद था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, वो आपको बताया गया है। प्लेलिस्ट में आपको कार्ल मार्क्स का एक फोल्डर मिलेगा एंड मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कार्ल मार्क्स का एक आपको फोल्डर मिल जाएगा, इनके जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि संरचना की अभी आपको बात की गई है कि अधोसंरचना और अधिसंरचना क्या है, सरप्लस वैल्यू क्या होता है, क्लास सरप्लस वैल्यू जिसे अतिरिक्त मूल्य का बोलते हैं सिद्धांत, इसके अलावा जो इनका क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष का रहा है वो क्या है, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग क्या है, मिथ्या चेतना क्या है। ठीक है, ऐतिहासिक जो भौतिकवाद या द्वंदात्मक भौतिकवाद है उनसे रिलेटेड जो उन्होंने बातें कही है वो क्या है, ये एक दो वीडियो में कवर कराया गया है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण जो कथन होते हैं, कथन दे दिया जाता है ना, फिर बताना होता है किसने कहा है, जैसे कि धर्म जनता के लिए अफीम है, इस तरीके का और भी कई सारे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है उनकी एक वीडियो बनी हुई है, वहां से आपको स्टेटमेंट वाला मिल जाएगा। एंड इन सबके भी अलावा कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे फोल्डर में जो मार्क्स से रिलेटेड एमसीक्यूज पर बेस्ड है। मार्क्स की जो थ्योरीज रही हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस आपके जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं, चाहे वो आपका पहले जो आईएएस में पूछा जाता था, ठीक है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, पीसीएस में जो पूछे जाते थे पहले सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पूछे गए हैं, जीआईसी में जो पूछे गए हैं, पीजीडी के एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं, नेट जेआरएफ के पेपर में जो पूछे गए हैं, उन सभी को कवर कराया गया है। तो जितने भी लोग नए हैं या जिन्होंने भी वीडियोज नहीं देखी है तो उनको जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था। ऑप्शन है जीएस फुरिये, डीएन मजूमदार, एनके बोस, राधा कमल मुखर्जी। क्या हो जाएगा, जाति व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, जीएस फुरिये, डीएन मजूमदार, एनके बोस, राधा कमल मुखर्जी। क्या हो जाएगा, जाति व्यवस्था पर सबसे पहले किसका अध्ययन रहा है, वो भी क्रमबद्ध किसने किया है सुव्यवस्थित तरीके से, जीएस घुरिये। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। और इन्होंने, इनकी जो बुक है घुरिये की, बुक का नाम क्या है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन है। इसमें जाति व्यवस्था की ये 6 विशेषताओं की बात करते हैं। पहली बताते हैं समाज का खंडात्मक विभाजन,
दूसरी जो विशेषता बताते हैं संस्करण बताते हैं, तीसरा भोजन व सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध की बात करते हैं, चौथे में विभिन्न जातियों की जो सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताएं या जो विशेषाधिकार है उनकी बात करते हैं, फिफ्थ नंबर पर ये पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव की बात करते हैं, लास्ट में विवाह संबंधित जो प्रतिबंध है उनकी बात करते हैं। और ये आपको 6 की 6 विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए, पेपर में पूछा जाता है कि किसने जो विशेषताएं हैं दी हैं या फिर ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं कि घुरिया ने किन विशेषताओं की बात की हुई है, तो ऐसे भी पूछा जाता है। एंड आपको एक वीडियो मिल जाएगी कास्ट जो सिस्टम है या कास्ट जो जाति व्यवस्था है उससे रिलेटेड जाति व्यवस्था है क्या, इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या है, और जो सिद्धांत दिए हुए हैं उत्पत्ति से संबंधित वो कौन से हैं, इससे रिलेटेड और एमसीक्यूज जो रिलेटेड है उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें कवर कराया गया है। तो जितने भी लोग नए हैं नहीं देखे उनको जरूर देखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है द इंडियन मिडिल क्लास पुस्तक के लेखक कौन है। द इंडियन मिडिल क्लास पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस है एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.बी. मिश्रा, आर.के. मर्टन। क्या हो जाएगा द इंडियन मिडिल क्लास। द इंडियन मिडिल क्लास किसकी है वो। ऑप्शंस में एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.बी. मिश्रा, आर.के. मर्टन दिया हुआ है। क्या होगा बताइए यहाँ पर क्या होगा। बीबी मिश्र होगा। द इंडियन मिडिल क्लास बीबी मिश्र की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है। ऑप्शंस है अगस्कॉम, स्पेंसर, दुर्खीम, वॉर्ड। बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है। कॉम्ट, अगस्कॉम, स्पेंसर, दुर्खीम और वॉर्ड दिया हुआ है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। वॉर्ड होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रगति क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जो कि समाज के हित में हो या हम समाज के कल्याण में उसे माने, ठीक है, समाज के लिए लाभकारी होता है और न केवल हित में हो, लाभकारी हो, कल्याणकारी हो, बल्कि ऐसे परिवर्तन की दिशा भी क्या हो, निश्चित हो, ठीक है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, प्रगति कहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या है। ऑप्शन है सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक। क्या होगा सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्यू एंड काउंटर व्यू संबंधित है। ऑप्शन है गॉफमैन, ब्लूमर, डीपी मुखर्जी या फिर मीड। व्यू एंड काउंटर व्यू इनसे संबंधित कौन है। गॉफमैन, ब्लूमर, डीपी मुखर्जी, मीड दिया हुआ है। ऑप्शंस में क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। व्यू एंड काउंटर व्यू डीपी मुखर्जी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यू एंड काउंटर व्यू डीपी मुखर्जी की बुक है एंड इनकी कुछ और भी मुखर्जी की, डीपी मुखर्जी की, जिनका पूरा नाम है ढूंढरती प्रसाद मुखर्जी, इनकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंस है, एक बुक का नाम क्या है, पर्सनैलिटीज एंड द सोशल साइंस। नेक्स्ट इनकी जो बुक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, ये एक बुक है। फिर एक बुक आती है मॉडर्न इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन कल्चर है। फिर एक और बुक है जो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ पर है, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, ये हो जाएगी। इसके अलावा मॉडर्न इंडियन कल्चर,
फिर एक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी एंड फिर एक बुक है पर्सनैलिटीज एंड द सोशल साइंस। ठीक है, तो ये किसकी है, डीपी मुखर्जी की बुक्स है। और इसके अलावा डीपी मुखर्जी ने समाज शास्त्र को परंपराओं का अध्ययन बताया था कि जो समाज शास्त्र है वो परंपराओं का अध्ययन करता है। और 3 तरह की परंपराओं की बात की थी। प्राथमिक जो परंपरा है जिसका अनिवार्य है पालन करना, और फिर उसके बाद पर जो 2 परंपराएं हैं, द्वितीयक परंपरा और तृतीयक परंपराओं की बात की है, द्वितीयक एंड तृतीयक। और इसमें क्या है, इन सभी दोनों में लास्ट के दोनों में ऑप्शंस होते हैं व्यक्ति के सामने कि उनका पालन करना है या फिर नहीं करना है। विकल्प होते हैं उनके सामने मौजूद, लेकिन जो प्राथमिक परंपरा है वो अनिवार्य होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है कल्चर एंड सोसाइटी। अब ये बुक किसकी है, कल्चर एंड सोसाइटी। ऑप्शंस है रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, जीएस घुरिये, रॉल्फ टर्नर। बताइए, कल्चर एंड सोसाइटी, रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, जीएस घुरिये, रॉल्फ टर्नर। क्या होगा यहाँ पर, किसकी है बुक, जीएस घुरिये। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कल्चर एंड सोसाइटी जीएस घुरिये की बुक है। इसके अलावा इनकी बुक है कुछ कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। फिर नेक्स्ट इनकी जो बुक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, आपको पता ही है। इसके अलावा फैमिली एंड किन इंडो यूरोपियन कल्चर। ठीक है, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। फिर एक बुक आती है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, द शेड्यूल्ड ट्राइब है। फिर है एक इंडियन साधुस करके, ठीक है, इंडियन साधुस, ये भी इनके घुरिये की बुक्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। जनजातियों की जो समस्याएं थी, समस्याओं को दूर करने के लिए जो नीतियां लाई जा रही थी, जैसे कि नेशनल पार्क, अलग थलग की नीति वेरियर एल्विन के द्वारा लाई गई थी, तो ठीक वैसे ही जीएस घुरिये के द्वारा भी नीति की बात की गई थी, और वो थी आत्मसातकरण की नीति जो जनजातियों से रिलेटेड थी। तो इसको भी याद रखिएगा। इन ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड फोल्डर्स बने हुए हैं, वहां पर इस टॉपिक को कवर कराया जा चुका है, तो फोल्डर से वहां पर वीडियोस देख लीजिएगा। नेक्स्ट है द ट्राइबल इमेजिनेशन, पुस्तक किसकी है, इंपॉर्टेंट बुक है द ट्राइबल इमेजिनेशन। ऑप्शंस है रॉबिन फॉक्स, डी.एन. मजूमदार, वेरियर एल्विन हट्टन। बताइए यहाँ पर क्या होगा, द ट्राइबल इमेजिनेशन, रॉबिन फॉक्स, डी.एन. मजूमदार, वेरियर एल्विन हट्टन यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शंस में। क्या होगा, रॉबिन फॉक्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी.एन. मजूमदार ने हो जनजाति पर अध्ययन किया था। वेरियर एल्विन ने जो नेशनल पार्क है उस पर उन्होंने जो नीति है नेशनल पार्क की अवधारणा दी है, जनजातियों से संबंधित उनकी समस्याओं को दूर करने से संबंधित जो नीति इनके द्वारा लाई गई थी वो क्या थी, अलग थलग की नीति थी, आइसोलेशन पॉलिसी थी। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैन एंड कल्चर। अब मैन एंड कल्चर किसकी है बुक, ऑप्शंस है रेमंड फोर्थ, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट, क्लॉड विस्लर। बताइए मैन एंड कल्चर बुक किसकी है, रेमंड फोर्थ, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट, क्लॉड विस्लर। क्या हो जाएगा, एंड कुछ ही वीडियोस हैं, आई थिंक शायद 3 या 4 ज्यादा से ज्यादा होंगी। उसके बाद जो आपके 1000 जो क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो मैराथन क्लास होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड हर एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा शायद 100 या 150 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, फिर ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग भी थक जाते हैं, है ना। तो 100 या फिर 150 क्वेश्चंस होंगे, उसमें ज्यादा नहीं है, 2-3 वीडियो में कवर हो जाएंगे, या हो सकता है 2 ही वीडियो में कवर हो जाए, 1000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे ये जो सीरीज है। यहाँ पर बुक क्या हो जाएगी, मैन एंड कल्चर, रेमंड फोर्थ, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट, क्लॉड विस्लर। तो ये जो बुक है वो किसकी है, रेमंड फोर्थ की है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लघु समुदाय, मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, यह कथन है। ऑप्शंस हैं टी.एल. स्मिथ, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकेवर एंड पेज, बियर स्टेट।
क्या होगा? लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है। यह कथन किसका है? टी.एल. स्मिथ, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकएवन पेज, बियरस्टेड ऑप्शंस में है। किसका कहना है? क्या होगा? रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहे हैं, जैसे कि एक है फोक सोसाइटी, लोक समाज, फोक कल्चर, लोक संस्कृति है। ठीक है, आपको क्या बताया गया? लोक समाज। सेकेंड जो अवधारणा है लोक संस्कृति की है। लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी की बात की है। लिटिल एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन, लघु और बृहद जो परंपरा है उसकी भी बात इन्होंने की हुई है। और जो लघु समुदाय है उसकी जो विशेषताएं बताई थी, 4 विशेषताएं थी कि जिनके आधार पर हम किसी भी गांव को या किसी भी किसको हम लिटिल कम्युनिटी हम कह सकते हैं। तो वो जो 4 विशेषताएं थी वो कौन कौन सी थी? लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। ये ऐसे करके भी पूछा जाता है कि समुदाय की ये जो 4 विशेषताएं हैं किसने दी हैं? तो रॉबर्ट रेडफील्ड है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कितनी विशेषताओं की बात की थी, इनमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। मैक्सिको के चानपोम गांव का अध्ययन करके लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था और भारतीय गांव को क्या बताया था? लघु समुदाय बताया था। और इनका इस जो ये जो अवधारणा है उसका कई लोगों ने खंडन भी किया है और कहा है कि जो भारतीय गांव में उन्होंने फिर देखा कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड कह रहे हैं कि वो वास्तव में भारतीय जो गांव है वो लघु समुदाय है, तो उसका भी कई लोगों ने जो है अध्ययन किया था और उनकी बात को खंडन किया था कि ऐसा नहीं है कि जो भारत के गांव हैं वो लघु समुदाय हैं। उनमें चारों जो विशेषताएं बताई उन्होंने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने चारों विशेषताएं यहाँ पर नहीं, उनमें से 2 थी, कुछ लोगों ने किया है 2 पाई है, किन्होंने 3 देखी है, 1 का भाव उनको मिला है। ये आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है। एंड रूरल सोसाइटी, ठीक है, रूरल सोसाइटी से रिलेटेड जो वीडियोस थी, कॉन्सेप्ट था, है ना, टॉपिक था, उसमें कंप्लीट कराया गया, तो उसमें बताया गया है। एंड इससे भी रिलेटेड आपको फोल्डर मिल जाएगा, रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, ये सब कंप्लीट कराया जा चुका है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। लघु समुदाय को जन्म से लेकर पालने तक प्रबंधन बताते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को माना है? ऑप्शन है हॉवर्ड बेकर, एल्फ्रेड एडलर, हटन, रेकलेस। अपराध का जो कारण है वो व्यक्ति की आत्मधारणा को इनमें से किसने बताया है? हॉवर्ड बेकर, एल्फ्रेड एडलर, हटन, रेकलेस ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पर? अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा किसने बताई है? अपराध का जो कारण है वो व्यक्ति की आत्मधारणा को किसने माना है? तो यहाँ पर क्या होगा? रेकलेस होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि क्राइम, ठीक है, क्राइम का भी टॉपिक कवर करा चुका है। किसी ने कमेंट किया था कि नाम क्राइम से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उनको करा दीजिए। तो आप लोग प्लेलिस्ट में फोल्डर तो चेक करते नहीं है, कितनी बार आप लोगों को बताया गया है ये सब टॉपिक कवर कराए जा चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, चेक करा करिए, ठीक है, वहां से देख लीजिएगा। तो क्राइम की जब बात आती है, जैसे कि लोम्ब्रोसो कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो जन्म से ही क्या होता है? अपराधी होता है। सदरलैंड ने इस बात का खंडन किया था, ठीक है, लोम्ब्रोसो की इस बात से वो असहमत थे और फिर उन्होंने क्या कहा था कि जो व्यक्ति होता है वो जन्म से अपराधी नहीं होता है, बल्कि वो समाज में रहकर ही अपराधी व्यवहार को सीखता है। दुर्खिम का क्या कहना था अपराध के बारे में? दुर्खिम क्या कहते हैं? कोई भी जो सोसाइटी है, समाज है, वो क्राइम से फ्री नहीं है। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें अपराध ना होता हो, अपराध ना पाया जाता हो। तो ये याद रखिएगा, दुर्खिम ने भी क्राइम के बारे में बात कही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर
परिस्थिति की परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? यहाँ पर शक्ति और प्रतिष्ठा है, उसकी कुछ मात्रा के आधार पर जो स्टेटस है, उसकी जो डिफिनेशन है, उसको जो परिभाषित किया है परिस्थिति को, इनमें से किसने किया है, किस समाजशास्त्री ने किया है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में लिंटन, वेबर, किम्बॉल यंग, फिचर दिया हुआ है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? लिंटन, वेबर, किम्बॉल यंग, फिचर। क्या होगा? किम्बॉल यंग होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। किम्बॉल यंग का प्रतिमान के बारे में क्या कहना था कि जो सामाजिक प्रतिमान है वो समूह की अपेक्षाएं हैं, एंड ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। किसका कहना है? किम्बॉल यंग का कहना। किम्बॉल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए थे, सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए, सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण। और इनकी जो बुक है हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी है, हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी किम्बॉल यंग की बुक है। एंड सोशल कंट्रोल से रिलेटेड भी जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में फोल्डर इसका भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सहयोग, सामाजिक गतिशीलता या फिर सामाजिक विचलन। संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है, ये पूछा जा रहा है। सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सहयोग, सामाजिक गतिशीलता या फिर सामाजिक विचलन। तो क्या होगा? सामाजिक गतिशीलता। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। अब सब संदर्भ समूह की बात आती है, रेफरेंस ग्रुप जिसे बोला जाता है, इसकी बात सबसे पहले हाइमन ने की थी 1942 में। इनकी एक बुक आती है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, जिसमें रेफरेंस ग्रुप के बारे में इन्होंने बात की है। सबसे पहले संदर्भ समूह की बात हाइमन ने की थी। एंड समाजशास्त्र में पूछा जाता है, सोशियोलॉजी में पूछा जाता है कि सोशियोलॉजी में जो रेफरेंस ग्रुप है, संदर्भ समूह है, इसकी अवधारणा किसने दी है, किसने बात की है? तो आर के मर्टन है, रॉबर्ट किंग मर्टन है, जिन्होंने बात की है रेफरेंस ग्रुप की। और रेफरेंस ग्रुप को ये क्या कहते हैं? ऐसा समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता है पर वो सदस्य बनना चाहता है। और रॉबर्ट किंग मर्टन जो संदर्भ समूह है उसके दो आधार बताते हैं, एक तो आकांक्षा है और दूसरा क्या है? तुलनात्मक अभावबोध या सापेक्ष वंचना, या जिसे सापेक्षहीनता बोलते हैं। तो संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार कौन कौन से हैं? आकांक्षा, तुलनात्मक अभावबोध, या तुलना जो सापेक्षिक वंचना है या सापेक्षहीनता है। ये दो आधार किसने दिए हैं? मर्टन ने दिए हैं संदर्भ समूह के निर्माण के। तो इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पॉल वॉलेस, S.R. चार्ल्स, S.M. माइकल, T. स्टॉकर, लेट एपिस्टीन। क्या हो जाएंगे? दलित इन मॉडर्न इंडिया, इसके लेखक कौन है? किसने बुक लिखी है? क्या होगा यहाँ पर? दलित इन मॉडर्न इंडिया किसकी है बुक? S.M. माइकल की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है भारत की जाति गतिशीलता को संदर्भ समूह के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। ऑप्शन है आंद्रे बेते, Y.B. दामले, R.K. मर्टन, क्लाइनबर्ग। भारत की जो जाति गतिशीलता है उसको संदर्भ समूह के आधार पर समझाने का प्रयास इनमें से किसने किया है? आंद्रे बेते, Y.B. दामले, R.K. मर्टन या फिर क्लाइनबर्ग। क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? Y.B. दामले। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय के लिए
थोड़े समय तक ही जीवित रहती हैं, यह तर्क है। ऑप्शन है टॉड, समनर, किम्बॉलियंग या फिर लुंडबर्ग। क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। फैशन वे लोकरीतियां हैं जो थोड़े समय तक जीवित रहती हैं, यह तर्क है। टॉड, समनर, किम्बॉलियंग या फिर लुंडबर्ग। क्या होगा, किसका कहना है? लुंडबर्ग। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा राइट। नेक्स्ट है हरियाणा के अग्रवाल परिवारों का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन है बी आर चौहान, के एम कपाड़िया, एम एस गोरे, विलियम गुडे। हरियाणा के अग्रवाल परिवार का अध्ययन किसने किया है? बी आर चौहान, के एम कपाड़िया, एम एस गोरे, विलियम गुडे ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पर? एम एस गोरे होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली इनकी बुक है, ठीक है। और इन्होंने निष्कर्ष जो दिया था, जो अध्ययन किया था हरियाणा के जो अग्रवाल जो फैमिलीज हैं उन पर इनका जो अध्ययन रहा था, फिर अध्ययन करने के बाद इन्होंने ये पाया कि लोगों का अभी भी झुकाव, यानी कि वो रहना पसंद करते हैं ज्वाइंट फैमिली में, लेकिन जो शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा और जो नगरीय प्रभाव है, ठीक है, नगरीय प्रभाव है, इनसे प्रभावित लोगों को ये प्रभावित करते हैं। जो शिक्षा व्यवस्था है या जो नगरीय जो विशेषताएं हैं, नगरीय समाज है, ये इनको प्रभावित करता है न्यूक्लियर फैमिली की तरफ, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे जो ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में जो चेंज होता है वो देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, अग्रवाल के जो हरियाणा के जो अग्रवाल परिवार है उस पर अध्ययन किसका है? एम एस गोरे का है। नेक्स्ट है तार्किक मूल्यों पर आधारित एक दिशा में विकास प्रगति कहलाता है, यह कहना है। ऑप्शंस में है जिन्सबर्ग, मैक्स वेबर, वाइट, स्पेंसर। तार्किक मूल्यों पर आधारित एक दिशा में विकास प्रगति कहलाता है, किसका कहना है? प्रगति, प्रोग्रेस। जिन्सबर्ग, जिन्सबर्ग, मैक्स वेबर, वाइट, स्पेंसर ऑप्शंस में है। क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है धर्म का प्रकार समाज में एकता स्थापित करना है, यह तर्क है। फ्रेजर, दुर्किंग, मैक्समुलर, फ्रायड ऑप्शंस में है। धर्म का जो प्रकार है, फंक्शन है, वो समाज में एकता स्थापित करना है, और ये कहना किसका है? फ्रेजर, दुर्किंग, मैक्समुलर, फ्रायड ऑप्शंस में है। क्या होगा? दुर्खिम होगा, एमाइल दुर्खिम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। और धर्म का प्रारंभिक जो स्वरूप बताया था दुर्खिम ने, वो टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर दुर्खिम का अध्ययन रहा है। इसके अलावा इन्होंने सुसाइड, आत्महत्या की बात की। आत्महत्या के 4 प्रकार भी बताए हैं, आपको बताया गया है। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है। समाज में दो तरह की एकता की बात करते हैं, सावयवी एकता और यांत्रिक एकता। समाज में श्रम का विभाजन भी है। और इनका जो धर्म का सिद्धांत रहा है वो समाज शास्त्रीय सिद्धांत रहा है, ठीक है। और जिस बुक में इन्होंने धर्म का समाज शास्त्रीय सिद्धांत दिया हुआ है, बुक का नाम क्या है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये इनकी बुक है दुर्खिम की। नेक्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स। अभी बुक किसकी है? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, डी हार्वे, ए की बागजी, विक्टर एस डिसूजा। न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स, योगेंद्र सिंह, डी हार्वे, ए के बागजी, विक्टर एस डिसूजा। क्या हो जाएगा? एक ही बात, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने यह माना है कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? धर्म मनुष्य और समाज के सामाजिक नियंत्रण में
एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा है, ये किसका कहना है? क्रोबर, मेलानोव्स्की, दुर्खिम, टायलर ऑप्शंस में दिए गए हैं। बताइए यहाँ पर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। धर्म को मनुष्य के साथ साथ समाज का जो सामाजिक नियंत्रण है उसका महत्वपूर्ण उपकरण किसने माना है, किसने कहा है? तो यहाँ पर मेलानोव्स्की होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा मेलानोव्स्की। इनको व्यक्तिवादी प्रकारवादी माना जाता है। आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया हुआ है। मनुष्य की 3 तरह की आवश्यकताएं होती हैं, प्राथमिक 3 प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जादू की भी बात की है। जादू के भी 2 प्रकार बताए हैं, सफेद जादू, काला जादू। सफेद जादू दूसरों के कल्याण के लिए होता है, काला जादू दूसरों को हानि कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने जो मानव की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का जो साधन है वो संस्कृति को बताया, यानी कि संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। कहना किसका है? मेलानोव्स्की का है। और इस संस्कृति का निर्माण भी व्यक्ति ने स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के 2 छोर के रूप में किसने माना है? अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के 2 छोर के रूप में किसने माना है? ऑप्शन है दुर्खिम, मर्टन, पार्सन्स, क्रोबर। दुर्खिम, मर्टन, पार्सन्स, क्रोबर ऑप्शंस में है। यहाँ पर क्या होगा? पार्सन्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फंक्शनलिज्म की इन्होंने भी बात की है, सोशल सिस्टम की बात की है, सोशल एक्शन की बात की है, ठीक है। जो पैटर्न वेरिएबल है, प्रतिमानचर है, उसके बारे में भी इन्होंने बात की हुई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तर्क देता है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है? ऑप्शन है क्रोबर, श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, डेनियल लर्नर एंड पार्सन्स। जो स्ट्रक्चरलिज्म है, ठीक है, स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या फंक्शनलिज्म क्या है, इनसे रिलेटेड और भी जो समाजशास्त्री हैं जैसे कि पार्सन्स ने, मर्टन के क्या विचार रहे हैं प्रकारवाद के बारे में, ठीक है, पार्सन्स के क्या रहे हैं, मेलानोव्स्की ने क्या बात की है, रटक्लिफ ब्राउन ने क्या बात की है, लेवी स्ट्रॉस ने क्या बात की है, नाडेल ने क्या बात की है, ठीक है। आपको एक फोल्डर मिलेगा, ऐसे सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, ठीक है, सर्च करने की जरूरत नहीं है। वहां पर नीचे देखिएगा, आपको फोल्डर मिलेगा, उनमें कुछ वीडियोस हैं एंड जो क्या होता है, ठीक है, जो थ्योरी है स्ट्रक्चरलिज्म की क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है और फंक्शनलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है, इन समाजशास्त्रियों के जो अलग अलग विचार हैं उनके क्या, उनका इसके बारे में क्या विचार रहा है, इन सभी को वहां पर उन वीडियोस में कवर कराया गया है एंड इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी वहां पर कंप्लीट कराए गए हैं। उसमें आपको पार्सन्स, मर्टन, अभी आपको जो बताएंगे ना, मेलानोव्स्की, रटक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, नाडेल, इन सभी के मिल जाएंगे, तो वहां से देख लीजिएगा एंड क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, अच्छे लेवल के हैं, तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तर्क देता है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है? ऑप्शन है क्रोबर, श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, डेनियल लर्नर। क्या हो जाएगा? क्रोबर, श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, डेनियल लर्नर ऑप्शंस में है। क्रोबर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, निम्न में से किस विद्वान ने यह कहा है? ऑप्शन है विजेंस एंड विजेंस, हटन, रिजले, हॉबेल। प्रजाति को एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा माना है, इनमें से किसने? विजेंस एंड विजेंस, हटन, रिजले, हॉबेल ऑप्शंस में है। क्या होगा? विजेंस एंड विजेंस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ही आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।